वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज नंबर सिस्टम हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम में जो मिसलेनियस क्वेश्चन यानी जो प्रीवियस ईयर में हर एक एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। ये तो अभी क्लास नोट्स से हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का ही। यानी जितना भी चैप्टर होगा सब चैप्टर का पहले क्लास नोट्स से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर से भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आज के सेशन में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लिया गया है और ये मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन, एक टेस्ट में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त होता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि मनोज ने 50 प्रश्न हल करता है और 110 अंक प्राप्त करता है तो बताएं मनोज ने किसने प्रश्न का सही जवाब दिया। ये जो क्वेश्चन है आपको एनटीपीसी, एसएससी हर एक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका 2 तरीका होता है। 2 नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं इनका। सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब हम कोई एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हमें कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लेते हैं। अगर एक भी हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो 1 अंक कट जाता है। यानी एक प्रश्न को सही करते हैं तो 3 अंक हमें मिलता है और एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक कट जाता है। यदि मनोज ने 50 प्रश्न हल करता है और 110 अंक प्राप्त करता है तो बताएं मनोज ने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया। तो हम मान लेंगे कि जो सही जवाब प्रश्न का जो संख्या था, सही जवाब वो x दिया। अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ट्रिक भी इसके जस्ट बाद बताएंगे। सही जवाब x दिया तो गलत जवाब कितना दिया होगा, गलत जवाब 50 - x। टोटल 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर x सही था तो 50 - x गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन सही होने पर अगर उसको 3 मार्क्स मिल रहा है तो x क्वेश्चन सही होने पर उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 3x। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स कट रहा है तो 50 - x क्वेश्चन गलत होने पर कितना मार्क्स कटेगा, 50 - x गुना 1, यानी इतना मार्क्स निगेटिव हो जाएगा। और ये जो टोटल मार्क्स आएगा उसके बाद कितना आ जाएगा, 110 अंक टोटल मार्क्स आते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, यानी 3x। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस गुने माइनस माइनस होता है 50, फिर यहाँ पे माइनस और गुने माइनस यानी प्लस x बराबर 110। अब ये 3x और ये x यानी 4x बराबर, ये -50 उधर जाएगा तो +50 हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। तो x से ये 40 बार में, यानी कहने का मतलब है 40 प्रश्न सही था। यानी x हम लोग माने थे सही प्रश्न, यानी 40 प्रश्न सही किया और 50 में से 40 यानी 10 प्रश्न गलत किया। तो सही प्रश्नों की संख्या कितना है, 40 है। तो इस तरीक़ा से हम इस सवाल को बेसिक से बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसका शॉर्टकट बनाना रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। यानी इसका शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक को यहाँ पे समझने वाली बात है। हम यहाँ पे आते हैं, यानी हमें पता है कि सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अगर 50 प्रश्न हल करता है, 50 का 50 प्रश्न वो सही हो जाता तो उसको कितना नंबर मिलता, 50 गुने 3 यानी 150 नंबर मिलता। अगर 50 प्रश्न हल करता है और 50 का 50 सही हो जाता तो कितना मार्क्स मिलता, 50 गुने 3 यानी 150 मार्क्स मिलता। लेकिन उसको मिल कितना रहा है, 110 मार्क्स मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि उसको है 40 मार्क्स कट रहा है। यानी 50 का 50 प्रश्न अगर सही होता तो उसको 150 मार्क्स मिलता, लेकिन मिल रहा है उसको 110 मार्क्स। इसका मतलब वो 40 मार्क्स कट रहा है उसका। अब अगर हम बात करें एक क्वेश्चन पे उसको कितना मार्क्स कटेगा, 3 मार्क्स तो ऐसे ही कट जाएगा और 1 मार्क्स और निगेटिव चला जाएगा। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको 4 मार्क्स लॉस होता है। अगर वो एक क्वेश्चन गलत करता है तो 4 मार्क्स का उसको लॉस होता है। 4 मार्क्स इसीलिए क्योंकि इसमें जो है हम लोग सही प्रश्न को भी ऐड कर लिए हैं।
सही प्रश्न के नंबर को भी ऐड कर लिए हैं। इसीलिए अगर हमें एक क्वेश्चन गलती होगा तो 3 मार्क्स तो कटेगा ही, और साथ साथ 1 मार्क्स नेगेटिव चला जाएगा, टोटल 4 मार्क्स कटेगा। अब मेरे 40 मार्क्स कटे हैं, इसका मतलब हमें 40/4 यानी 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे। 50 में अगर 10 गलत किए हैं तो 40 सही किए होंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस सवाल को शॉर्टकट बना सकते हैं। एक सवाल के माध्यम से और समझते हैं कि इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। जैसे ये सवाल है, बेसिक तो क्लियर होगा, बेसिक से बना सकते हैं। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? एक टेस्ट में प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि इस प्रकार मनोज 25 प्रश्न हल करता है, कहने का मतलब अगर 25 का 25 प्रश्न वो सही करता तो एक प्रश्न में उसको 4 मार्क्स मिलता है, तो 25 का 25 प्रश्न सही रहता तो 25 चौका 100 मार्क्स उसको मिलता। लेकिन उसको मिल कितना रहा है? 75 मार्क्स ही मिल रहा है। तो इसका मतलब वो 25 मार्क्स उसका लॉस हो रहे हैं, 25 मार्क्स लॉस हो रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन गलती करता है तो 4 मार्क्स यहाँ नहीं मिलेंगे, 4 मार्क्स यहाँ कटेंगे और 1 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन अगर गलती करता है तो टोटल 5 अंक का लॉस होता है। तो टोटल 25 लॉस हुआ है, तो इसका मतलब 25/5 यानी 5 क्वेश्चन गलत किए होंगे। टोटल 25 अंक का लॉस हुआ है और एक क्वेश्चन पे उसको 5 अंक का लॉस होता है, यानी 4 अंक तो कटेंगे ही और साथ साथ 1 अंक और कट जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है हम लोग सही प्रश्न को ऐड कर लिए हैं। अगर हम अब गलत करेंगे तो हमें 4 अंक के साथ साथ 1 अंक यानी टोटल 5 अंक लॉस हो जाएगा। तो यानी 25/5 यानी 5 क्वेश्चन हम गलत किए। इन टोटल 25 क्वेश्चन था, अगर हम 5 गलत किए तो 20 क्वेश्चन सही किए होंगे, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 20 आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी उम्मीद है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे एनटीपीसी ले ले चाहे एसएससी ले ले। जैसे 452 नंबर देखते हैं। एक टेस्ट में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि 40 प्रश्न का हल करता है, यानी हम मान लेते हैं कि अगर वो जो भी व्यक्ति था, मनोज था, वो 40 प्रश्न का हल करता है और 40 का 40 सही होता है, तो उसको कितना मार्क्स मिलता है? 40 × 5 यानी 200, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलता है, यानी 200 मार्क्स मिलता है। लेकिन उसको मिला 140 ही, तो इसका मतलब उसको 60 अंक का लॉस हुआ। अगर एक क्वेश्चन गलती करता है तो 5 अंक यहाँ कटेंगे और 1 अंक और निगेटिव होंगे, यानी टोटल 6 अंक कटेंगे। अगर एक क्वेश्चन गलती करता है तो टोटल 6 अंक कटेंगे। तो अगर 60 को अंक कटे हैं तो इसका मतलब वो 60/6 यानी 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे। अगर 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे, टोटल 40 क्वेश्चन था, तो 30 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो 30 क्वेश्चन सही होगा। बाकी 453 नंबर खुद से प्रैक्टिस करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये भी उसी तरह का सवाल है, लेकिन ये अलग तरीके से बनेंगे। जैसे किसी परीक्षा में मनोज को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि मनोज 100 प्रश्न का उत्तर दिया, उसमें से 75% के उत्तर सही थे, तो बताएं मनोज का प्राप्तांक क्या था। जैसे 100 में से 75 प्रश्न को वो सही किया तो एक प्रश्न पर उसको 4 अंक मिलता है, तो 75 प्रश्न में कितना मिलेगा? 75 × 4 यानी 300 अंक मिलेगा। 75% अगर सही किया तो 25 क्वेश्चन गलत भी किया होगा और एक गलत पे उसको 1 अंक काट लिया जाता है, तो 25 गलत पे 25 × 1 यानी 25 अंक कट गया होगा। यानी 300 अंक लाया और 25 अंक कट गया, इसका मतलब 275 अंक उसका टोटल मार्क्स हो जाएगा। उसका जो टोटल मार्क्स होगा वो 275 हो जाएगा। ये सवाल कुछ नहीं था, ये सवाल इजी ही था। जैसे एक यही ले लेते 454 नंबर। किसी परीक्षा में मनोज प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। 100 प्रश्नों में से 70% वो सही दिया, यानी 100 प्रश्न में से 70 प्रश्न का उत्तर सही दिया। एक प्रश्न पर अगर 4 मार्क्स मिलता है तो 70 प्रश्न में उसको 280 मार्क्स मिलेंगे और बाकी बच गया 70 प्रश्न सही दिया, तो इसका मतलब 30 प्रश्न गलत भी दिया होगा और एक गलत प्रश्न पर उसको 1 मार्क्स कटते हैं, तो 30 गलत प्रश्न पर उसको 30 मार्क्स कट गया होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जो उसको मार्क्स मिलेगा वो 250, यानी 280 में से 30 मार्क्स कट जाएगा तो 250 उसको मार्क्स मिलेगा।
बाकी 455 456 ये खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर चलते हैं। अब ये एक सवाल ये रहा, राजीव ने 600 रुपये को अपने मित्रों में बराबर बांट दिया। यदि मित्रों की संख्या 10 और अधिक होती तो प्रत्येक मित्र को 2 रुपया कम प्राप्त होता। बताए उसके कितने मित्र थे। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, हम मान लेंगे जो मित्र की संख्या थी वो x थी। माना कि जो मित्र की जो संख्या थी वो x थी। अब ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं है कि माना कि मित्र की संख्या x थी, ये हम समझाने के लिए लिख लिए x। ठीक है, मित्र की संख्या x थी। अगर 600 रुपया में 600 रुपया को अगर x मित्र में बांटेंगे तो प्रत्येक मित्र को कितना मिलेगा, 600/x। अगर 10 मित्र और अधिक होता है तो प्रत्येक मित्र को कितना मिल जाता है, 600/x + 10, यानी इतना रुपया प्रत्येक मित्र को मिलता। और इस दोनों रुपया का जो डिफरेंस है वो कितना रुपया का दिया गया है, 2 रुपया दिया गया है। ठीक है, अगर x मित्र था, 600 रुपया को अगर x मित्र में बांटते तो इतना रुपया मिलता, और x प्लस अगर यानी 10 मित्र अधिक होता तो 600 रुपया को x + 10 मित्र में बांटते तो इतना रुपया मिलता प्रत्येक मित्र को, और दोनों रुपया का जो अंतर है वो 2 रुपया का आ जाता। तो अब हम अगर इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये द्विघात समीकरण पे आ जाएगा, क्योंकि गुना होगा x × x + 10 द्विघात समीकरण पे। तो कभी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में द्विघात समीकरण पर जब भी जाए सवाल तो उसको सॉल्व नहीं करना है, वहाँ पे ऑप्शन बेसिस पे काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले 30-40 ले लेते हैं, x के बदले में 30 और x + 10 के बदले में 40 लेते हैं। अगर हम 30 लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 20 या 60 20 बार में कट जाएगा, यानी ये 0 0 कटेगा। जैसे अगर हम x के बदले में 30 लेंगे तो 600/30 - 600/30 + 10 40, तो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में, और ये 15 बार में। तो अंतर कितना का आ गया, 5 का आ गया, जबकि हमें अंतर 2 का चाहिए। तो इसका मतलब 30-40 इसका आंसर नहीं होगा। अब हम अगर 40-50 लेते हैं, यानी 600/40 और 600/50, तो ये कितना बार में कटेगा, 15 बार में, 15 चौका 60, ये 12 बार में, सॉरी 12 पंचे 60 है, यानी अंतर कितना का आ गया, 3 का आ गया। तो इसका मतलब 40 भी x के बदले में 40 भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, x के बदले में 50 रखेंगे। अगर x के बदले में 50 रखेंगे तो 600/50 कितना हो जाएगा, 12, 12 पंचे 60, और 600/x + 10 यानी 50 + 10 60, यानी कितना हो जाएगा, 10, यानी अंतर 2 का आ गया। इस दोनों का अंतर 2 का आ गया, और अंतर 2 का ही चाहिए हमें, यानी इसका मतलब x का वैल्यू जो आएगा वो 50 आएगा, यानी उसके पास कितने मित्र थे, 50 मित्र थे। तो जब भी द्विघात समीकरण का बात आए तो हम वहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन बेसिस पे काम करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल यही देख लेते हैं। नंदन अपने जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर संख्या में टॉफ़ी बांटने का प्लान बनाया। किसी कारणवश 20 बच्चे उस पार्टी में शामिल नहीं हुए तो प्रत्येक बच्चे को 3 टॉफ़ी अधिक मिली। यानी कहने का मतलब है, हम अगर टोटल टॉफ़ी x मानते हैं, टोटल टॉफ़ी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कुल कितने चॉकलेट बांटे गए। तो यानी कुल चॉकलेट की संख्या यानी टॉफ़ी अगर हम x मानते हैं, अगर इस x टॉफ़ी को अगर 100 बच्चा में बांटेंगे तो कितना, प्रत्येक बच्चा को कितना मिलेगा, x/100। लेकिन 20 बच्चा नहीं आया तो ये जो x टॉफ़ी है वो कितना बच्चा में बटेगा, 80 बच्चा में बटेगा, क्योंकि 20 बच्चा नहीं आया तो ये x टॉफ़ी 80 बच्चा में बटेगा। तब यहाँ पे प्रत्येक बच्चा को कितना मिलेगा वो आ गया, और पहले प्रत्येक बच्चा को कितना मिल रहा था ये भी आ गया, और इस दोनों का जो अंतर है वो कितना का दिया गया है, 3 टॉफ़ी अधिक प्राप्त होता है, यानी इस दोनों का जो अंतर है वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका होगा कि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि हम ऑप्शन बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, यानी हम ऑप्शन से भी इस सवाल को बना सकते हैं। जैसे अगर हम 1200 लेते हैं, 1200, तो यहाँ 1200/80 कितना हो जाएगा, 0 0 कर जाएगा, 15 8 120 यानी 15। यहाँ पे 1200/100 कितना हो जाएगा, 12, यानी इस दोनों का अंतर कितना का आ गया, 3 का आ गया। इसका मतलब जो टोटल टॉफ़ी होगा वो 1200 होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बेसिस पे ही बनाएंगे तो ईजी वे में बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी स्कूल में 156 कलम और 143 पेंसिल इस प्रकार वितरित किया जाए कि प्रत्येक को मिले कलम की संख्या बराबर हो, प्रत्येक को मिले पेंसिल की संख्या बराबर हो, यानी अगर 156 कलम और 143 पेंसिल को बराबर मात्रा में विभाजित बांटना है
तो जो हम क्या करेंगे 156 और 143 का HCF निकाल लेंगे। अगर बराबर मात्रा में बांटना रहता है बराबर मात्रा में तो हम क्या करते हैं HCF निकाल लेते हैं। तो 156 और 143 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 11 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 11 156 से नहीं कट पाएगा। अब 12 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 12 यानी यहाँ पे इकाई स्थान पे सम संख्या है, और सम संख्या का कभी भी जो गुणनखंड होता है यानी सम संख्या का कभी भी जो मल्टीपल होता है वो भी सम संख्या नहीं हो सकता, यानी 12 भी नहीं होगा। 13 से अगर देखें तो 13 का 13 26 12 बार में कट जाएगा, 13 से 11 बार में कट जाएगा, यानी इस दोनों का जो HCF आएगा वो 13 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है प्रत्येक को कितना पेंसिल या कलम मिला होगा, तो 13 मिला होगा। यानी बराबर मात्रा में बांटने के लिए हम क्या करेंगे HCF निकाल लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जैसे ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम में SSC वगैरह सब में पूछ लिए जाते हैं। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे हाथ मिलाने वाला सवाल, एक पार्टी में 10 लोग ने प्रत्येक से इस प्रकार हाथ मिलाया कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से दोबारा हाथ न मिलाए, तो बताए कि हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या थी। जो हाथ मिलाने की कुल संख्या आता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या, वो उसका फार्मूला होता है n × n-1/2। इस फार्मूला का ध्यान रखेंगे, n × n-1/2 यानी हाथ मिलाने का कुल संख्या आ जाएगा। इस फार्मूला से हम इस सवाल को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10 व्यक्ति थी तो n के बदले में 10 आ जाएगा, यानी 10 × 9/2, यानी 2 से कितना बार में 5 बार में, यानी 9 पंचे 45। यानी तो अगर 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितना बार हाथ मिलाएगा 45 बार हाथ मिलाएगा। यानी ये फार्मूला n × n-1/2 वाले फार्मूला पे हम इस सवाल को बना सकते हैं। जैसे 8 लोग प्रत्येक ने इस प्रकार हाथ मिलाया कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से दोबारा हाथ न मिलाए, तो बताएं हाथ मिलाने की कुल संख्या कितना था n × n-1/2। जैसे ही हाथ मिलाने वाला सवाल आए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे n × n-1/2। तो n के बदले में यहाँ पे 8 है, 8 × 7/2, यानी 2 से कितना बार में 4 बार में, तो 7 चौका 28, यानी तो कितना बार हाथ मिलाया गया 28 बार। बाकी ये दोनों सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। किसी पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे को सिर्फ एक बार हाथ मिलाया, तो इस प्रकार कुल 28 बार हाथ मिलाते हैं। तो बताए कि उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति मौजूद थे। यानी जो हाथ मिलाने का जो संख्या था, हाथ मिलाने का संख्या वो क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था n × n-1/2। यहाँ पे n का मान नहीं दिया गया, यहाँ पे हाथ मिलाने का संख्या ही दिया गया है, यानी इसका मान दिया गया। तो हाथ मिलाने की संख्या 28 है, बराबर n × n-1/2। तो n × n-1 कितना आ गया 28 दूना 56, यानी ये 2 इधर जाएगा तो 28 दूना 56। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे द्विघात समीकरण आ रहा है, n² यानी गुना होगा तो n² हो जाएगा। तो कभी भी द्विघात समीकरण का बात आए तो हम कभी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे वहाँ ऑप्शन ले लेंगे। अगर हम n के बदले में 7 रखते हैं तो यहाँ क्या जो n 7 × 6 यानी 42 आ रहा है, तो इसका मतलब n के बदले में 7 पॉसिबल नहीं है। अगर हम n के बदले में 8 रखते हैं तो 8 × 8 में से गया 7, 7 56 हो जा रहा है, तो इसका मतलब जो इस व्यक्ति की संख्या होगा वो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला पे हम इस सवाल को बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर आते हैं। जैसे 25 चादर और 10 तौलिया का कुल कीमत 7500 है, यानी 25 चादर को हम लोग C मान लेते हैं और 10 तौलिया यानी तौलिया को हम लोग T मान लेते हैं। तो 25 चादर प्लस 10 तौलिया कुल कीमत कितना है 7500। और क्या चीज़ निकाला हमें 15 चादर और 6 तौलिया का कीमत निकाला, यानी 15 चादर प्लस 6 टॉवेल का कीमत निकालना है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को कैसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे कितना सामान दिया गया है, 2 सामान दिया गया है और इक्वेशन हमारे पास एक ही दिया गया है। अगर 2 सामान दिया रहता तो 2 इक्वेशन रहता, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं, वो जो जैसे दो वेरिएबल, जैसे अगर x + y = 4 दिया गया है और x + 2y = अगर 6 दिया गया है,
x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया, x प्लस 2y बराबर 6 दिया गया है। तो हम इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इस दोनों को माइनस कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाई बराबर -2 यानी y बराबर 2। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। कब? जब दो समान रहता है और दो इक्वेशन रहता है। पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। लेकिन यहाँ पे दो समान है और एक ही इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम लोग तोड़ मरोड़ करके क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, अगर हम इसमें से कॉमन ले तो 5 कॉमन आ जाएगा। 25 और 10 में से 5 कॉमन आ जाएगा। अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 चादर प्लस 2 तौलिया, क्योंकि 10 में से हम 5 कॉमन ले लिए तो 2 बचा। यहाँ पे 25 में से 5 कॉमन ले लिए तो 5 बचा, बराबर 7500। यानी ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1500 बार में कटेगा। ठीक है, यानी 5 चादर प्लस 2 तौलिया का कीमत आ गया 1500। जबकि हमें 15 चादर और 6 तौलिया का कीमत निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को 3 से गुना कर देते हैं ताकि 15 चादर आ जाएगा। यानी 15 चादर प्लस 3 दूना 6 तौलिया का जो कीमत होगा वो 15 तिया 7500। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 15 तिया 4500 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर दो समान दिया गया है और एक ही इक्वेशन दिया गया है तो इसका मतलब ये होगा कि इसी इक्वेशन को गुना भाग करके सवाल में हमें निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे हम ये सवाल ले लेते हैं, 20 चादर दिया गया है प्लस 12 तौलिया दिया गया है, इसका कुल कीमत दिया गया है 1600 और हमें निकालना कितना है, 15 चादर प्लस 9 तौलिया का कीमत निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन आ जाएगा उसको निकाल लेते हैं। अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चादर प्लस 3 तौलिया यानी 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, बराबर 1600। अगर हम 4 से इसको काटेंगे तो 400 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 5 चादर और 3 तौलिया की जो कीमत आया 400 है, जबकि हमें 15 चादर और 9 तौलिया कीमत निकालना है। इसका मतलब हम इसको कितना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो 15 चादर। अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चादर प्लस 3 तिया 9 तौलिया का जो टोटल कीमत होगा 4 तिया 1200 होगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो 1200 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर चलते हैं। जैसे ये सवाल, 3 डायरी और 4 कैलेंडर का कीमत 1600 है। यानी 3 डायरी को हम लोग डी से इंडिकेट कर देते हैं और कैलेंडर को हम लोग सी से इंडिकेट कर देते हैं। 4 कैलेंडर का जो कीमत है वो 1600 दिया गया है और 4 डायरी और 3 कैलेंडर का कीमत 1550 है। यानी 4 डायरी प्लस 3 कैलेंडर का जो कीमत है वो कितना दिया गया है, 1550 दिया गया है। तो क्या चीज़ निकालना है, हमें एक कैलेंडर का कीमत निकालना है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 2 वस्तु दिया गया है और 2 इक्वेशन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी इसमें हम लोग गुना भाग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग भागा करके कॉमन लेकर बनाते थे, हम लोग इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सब बेसिक में भी हम इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक कैलेंडर का कीमत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैलेंडर का यानी सी का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डी को कैंसिल करेंगे। अगर डी को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे डी 3 है और यहाँ पे डी 4 है, तो 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो हम क्या करेंगे, दोनों डी को 12 बना देंगे। अगर हम इस इक्वेशन को 12 बनाना चाहते हैं तो पूरे इक्वेशन को 4 से गुना करेंगे। अगर हम इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 डी प्लस 4 चौका 16 सी बराबर 16 चौका 6400। फिर उसी तरह यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 डी प्लस 3 तिया 9 सी बराबर 0 5 तिया 15 15 तिया 45 1 4650। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये प्लस है तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो निगेटिव। अब 12 डी कैंसिल हो जाएगा, 16 सी में से 9 सी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 सी बराबर यहाँ पे 0 5 7 यानी 1750। यानी 7 से अगर काटेगा 25 बार में
यानी 250 रुपया एक कैलेंडर का कीमत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यानी जो चीज़ का हमें कीमत निकालना रहेगा उस चीज़ को छोड़कर बाकी जो दूसरा चीज़ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, बराबर करके कैंसिल कर देंगे। तो बाकी इस तरह का 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर आते हैं। इस टाइप के सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे आनंद अपनी 2 महीना की कमाई 3 महीने में खर्च करता है। यानी कहने का मतलब है आनंद के 2 महीना का जो आय है वो किसके बराबर है, 3 महीना के खर्च के बराबर है। 2 महीना का जो आय है वो 3 महीना खर्च के बराबर है। अगर हम इस खर्च को काट के नीचे ले आएँ और ये 2 को काट कर हम यहाँ ले जाएं तो यानी आय और खर्च का जो अनुपात है, आय और व्यय का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 3:2। यानी 3 रुपया कमाता है तो 2 रुपया खर्च करता है। और इस प्रकार साल में 2400 रुपया बचाता है। और तो बचत उसका कितना का हो रहा है, 1 रुपया का। 1 रुपया का बचत हो रहा है और बचा कितना रहा है, 2400/12। क्योंकि एक साल में 2400 बचा रहा है तो एक महीना में 2400/12 यानी 200 रुपया बचा रहा है। अनुपात में 1 रुपया का बचत हो रहा है और वास्तव में 200 रुपया का बचत हो रहा है महीना में। तो एक का वैल्यू जब 200 दिया गया है तो उसका मासिक आय पूछ रहा है ना, तो मासिक आय हम लोग 3 माने थे। जब एक का वैल्यू 200 तो 3 का वैल्यू 3 दूना 600 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को ईजी में हम बना सकते हैं। जैसे एक सवाल और लेते हैं इसका, आनंद अपनी 2 महीने की कमाई 3 महीने में खर्च करता है। यानी 2 महीना का जो आय है वो क्या है, 3 महीने के खर्च के बराबर है। 3 महीने का खर्च, तो ये खर्च को हम लोग काट के नीचे ले जाएंगे और ये 2 को काट के इधर ले आएंगे। तो यानी आय और व्यय का जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 3:2। आय और व्यय का जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 3:2। अब क्या बोला, इस प्रकार साल में 6000 बचत करता है तो महीना में कितना बचत कर रहा है, 500 रुपया बचत कर रहा है। 6000/12 500। अनुपात में कितना का बचत कर रहा है, 1 का बचत कर रहा है। और वास्तव में कितना का बचत कर रहा है, 500। यानी 1 का वैल्यू 500। तो किसका वैल्यू पूछा, उसका मासिक आय। मासिक आय अनुपात में 3 था। जब 1 का वैल्यू 500 तो 3 का वैल्यू 1500 इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल भी बहुत बार आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इस सवाल का बेसिक देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट भी इसका देखेंगे। एक्चुअली बेसिक जानना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि अगर हम कहीं भी फंसते हैं तो हम वहाँ पे हमें बेसिक ही काम देता है। इसीलिए सबसे पहले हम इसको बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। इसमें है पानी से भरे एक बाल्टी का जो भार है वो 20 kg है। यानी कहने का मतलब है ये एक बाल्टी हुआ, इस बाल्टी में कुछ पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है इस बाल्टी में। इसको जब तौला जाता है तो 20 kg भार बताया जाता है। तो कहने का मतलब है अगर इसको हम तौलेंगे तो बाल्टी और पानी दोनों साथ साथ तौला जाएगा। यानी बाल्टी का भार अगर हम x kg मानेंगे और और पानी का भार y kg मान लेते हैं। बाल्टी का भार x kg और पानी का भार y kg, तो टोटल भार कितना हो जाएगा, x + y 20 kg हो जाएगा। बाल्टी का भार x kg माने हैं, ये x kg जो है वो बाल्टी का भार माने हैं और पानी का भार हम लोग y kg माने हैं। ठीक है। जब पानी से भरे 1/3 बाल्टी का भार है वो 12 kg है। यानी जब इस बाल्टी में 1/3 पानी हो, यानी 1/3 y पानी हो, 1/3 पानी, तब इसका जो भार होता है वो 12 kg होता है। यानी x बाल्टी का भार और 1/3 पानी का जो भार है वो कितना kg होता है, 12 kg होता है। तो क्या चीज़ निकालना हमें, खाली बाल्टी का वज़न निकाला, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को माइनस करके हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर दोनों समीकरण को हम माइनस करेंगे तो ये x से x कट जाएगा और y में से 1/3 y जाएगा तो 2/3 y बचेगा। और 20 में से 12 गया तो 8, 2 से 4 बार में y बराबर कितना हो जाएगा, 4×3 12। यानी जो पानी का भार आया वो 12 kg आ गया। तो ये x का भार कितना हो जाएगा, यानी इस y का मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 - 12 यानी 8 kg ये बाल्टी का भार आ गया। तो ये सवाल का बेसिक चीज़ हुआ। इस बेसिक से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। बेसिक से तो ठीक है, हम लोग अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे।
जब पानी से भरे बाल्टी को तौला जाता है तो 20 केजी होता है। जब 1/3 बाल्टी का भार 12 केजी है, यानी कहने का मतलब है जब 1/3 बाल्टी का जो भार है वो 12 केजी है, तो इसका मतलब 2/3 जो बचेगा उसका भार कितना केजी का होगा? 20 में से 12 गया 8, यानी 2/3 का जो भार होगा वो 8 केजी का होगा। यानी 2 चौका 8, यानी 4 12, यानी 1 का वैल्यू 12 आ गया। इसका मतलब जो पानी का भार होगा वो 12 केजी का होगा। फिर से समझेंगे इसको अच्छे से। जैसे कहने का मतलब है मेरा कि पानी में हम लोग कितना का कमी कर रहे हैं? पहले पानी पूरा भरा हुआ था, अब हम 1/3 पानी लिए, तो इसका मतलब हम लोग पानी में 2/3 कमी कर रहे हैं। यानी पहले मान चलिए टोटल पानी x था, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? 2/3 का कमी कर रहे हैं पानी में। और पानी में 2/3 का कमी करने से हमें कितना का कमी करना पड़ रहा है? 20 से 12 हो गया, यानी 8 केजी का कमी करना पड़ रहा है। यानी यही 2/3 का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो यानी 2 से 4 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। यानी पानी का भार जो आ गया वो 12 आ गया। तो जब पानी का भार 12 आ गया तो बाल्टी का भार कितना हो जाएगा? 20 केजी में 12 घटा देंगे तो 8 केजी बाल्टी का भार आएगा। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे ये 502 नंबर सवाल देखते हैं। 502 नंबर, पानी से भरे एक बाल्टी का भार 40 केजी है, यानी पानी और बाल्टी दोनों का भार क्या है? 40 केजी है। जब पानी से भरे 1/3 बाल्टी, यानी पानी में हम कितना कमी कर रहे हैं? यानी 1/3 ले रहे हैं, पानी हम 1/3 ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम पानी में 2/3 का कमी कर रहे हैं। पानी में 2/3 कमी करने से कितना का कमी हो रहा है? 40 से 12 हो जा रहा है। इसका मतलब 18 का कमी हो रहा है। यानी ये 2/3 का वैल्यू 18 हो जाएगा, 2/3 पानी का वैल्यू 18 हो जाएगा। तो टोटल पानी का वैल्यू 2 × 18 9 27, यानी टोटल पानी का जो भार आएगा वो 27 केजी आएगा। यानी 40 केजी में 27 केजी पानी का भार है, तो इसका मतलब जो 13 केजी होगा वो बाल्टी का भार हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग बेसिक से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ सीख जाते हैं तो आप सवाल बनाने में बहुत ही ईजीली होगा, ईजी महसूस होगा। जैसे एक सवाल और लेते हैं, बाकी एक सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे ये सवाल देखते हैं, पानी से भरे एक बाल्टी का जो भार है वो 30 केजी है। जब पानी से भरे 2/3 बाल्टी का भार 22 केजी, यानी पानी में अब हम पानी का जो मात्रा है अब हम 2/3 रख रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग पानी को 2/3 रख रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग पानी में 1/3 का कमी कर रहे हैं। यानी 3 में से 2 भाग रख रहे हैं, तो 3 में से 1 भाग का कमी कर रहे हैं, 1/3 कमी कर रहे हैं। और इस 1/3 कमी करने के कारण पानी कितना कमी होता है? 30 में से 22 गया, यानी 8 केजी कमी होता है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 का 24। इसका मतलब जो पानी का भार होगा वो 24 केजी हो जाएगा। जब पानी का भार 24 केजी होगा और पानी और प्लस बाल्टी था 30 केजी का, तो जो बाल्टी का भार होगा 30 में से 24 गया, यानी 6 केजी ये बाल्टी का भार हो जाएगा, खाली बाल्टी का वजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सवाल देख लेते हैं, पानी से भरे एक बाल्टी का जो भार है वो 25 केजी है, जबकि पानी से भरे 2/3 बाल्टी का भार 18 केजी है। तो यानी पानी हम अब 2/3 ही रख रहे हैं, तो इसका मतलब 1/3 पानी में कमी कर रहे हैं। और कमी कितना का हो रहा है? 25 में से 18 यानी 7 का कमी हो रहा है। यानी 1/3 पानी का जो भार होगा वो 7 केजी होगा, तो 1 का जो वैल्यू होगा वो 21 हो जाएगा। 7 या 21, इसका मतलब जो पानी का भार होगा वो 21 केजी हो जाएगा। और टोटल 25 केजी था, तो बाल्टी का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा? 4 केजी हो जाएगा। बाल्टी का भार 4 केजी हो जाएगा। जब हम लोग बाल्टी को 1/3 भरा हो तब उसका वज़न कितना होगा? यानी जब 1/3 बाल्टी भरा होगा तो यानी 21 का 1/3 कितना होता है? 7 केजी पानी होगा और 4 केजी बाल्टी होगा, बाल्टी का भार होगा, यानी तब जो टोटल वज़न आएगा वो 11 केजी का आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो 11 केजी होगा। तो ये हम इस तरीके से हम सवाल को जल्दी बना सकते हैं। अगर इसको हम बेसिक से बनाना चाहें तो बेसिक से ही बना सकते हैं, बेसिक से ही बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम बेसिक से बनाएं, पानी से भरे एक बाल्टी का जो वज़न है वो कितना केजी दिया गया है? 25 केजी। यानी हम बाल्टी का कीमत x मान लेते हैं और पानी का वज़न बाल्टी का वज़न x मान लेते हैं और पानी का वज़न y मान लेते हैं, तो टोटल वज़न 25 केजी का हो गया। अगर हम पानी से भरे 2/3 बाल्टी का भार, यानी बाल्टी का भार तो x ही रहेगा, अब पानी केवल 2/3 है,
तब इसका जो वजन होता है वो कितना होता है 18 kg। अगर हम इस दोनों समीकरण को माइनस करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, एक y में से 2/3y जाएगा तो 1/3y बचेगा, और इस 1/3y का वैल्यू 25 में से 18 गया 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 या 21। यानी इसका मतलब हो गया कि बाल्टी पानी का जो भार है वो 21 kg आ गया। और अगर पानी का भार 21 kg आया तो अगर हम y के बदले में 21 रखेंगे तो ये 21 उधर जाकर माइनस होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 kg। इसका मतलब बाल्टी का भार 4 kg आ गया। तो यही चीज़ हम यहाँ डायरेक्ट निकाले थे, यानी 21 और 4, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट निकाल चुके थे। अब आते हैं जब बाल्टी 1/3 भरा हो, यानी जब बाल्टी 1/3 भरा हो, यानी बाल्टी का भार तो वही रहेगा, केवल पानी का भार 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 होगा तो 3 सत्ते 21 यानी 7, यानी 4 + 7 कितना हो जाएगा, तब टोटल वजन 11 kg का टोटल वजन हो जाएगा। जैसे आप बाकी ये 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना, 3-4 सवाल। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये सेशन आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है, जो क्लास नोट्स है उसका पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है, यानी पूरा सवाल ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग कभी क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हैं नंबर सिस्टम के, उन पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।